डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक चीज़ आप अभी समझ लो कि ये दिल्ली सल्तनत का सबसे ताकतवर रूलर था। तो दिल्ली सल्तनत, जैसा कि आपने पिछली वीडियोस में देख ही लिया होगा, इफ़ यू आर फॉलोइंग ऑल दी वीडियोस प्रॉपरली, कि दिल्ली सल्तनत ने दिल्ली की गद्दी पे 320 सालों तक राज किया था, स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर 1206 अप टिल ईयर 526। 526 की सिग्निफिकेंस ये है कि बाबर इंडिया में आया था और दिल्ली सल्तनत के इब्राहिम लोदी को हरा के मुगल डायनेस्टी स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, तो उन 320 सालों में जो सबसे ताकतवर रूलर था वो था अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है खिलजी डायनेस्टी का सेकेंड रूलर था। ठीक है, डायनेस्टीज आई थी ना, 320 साल तक तो एक ही डायनेस्टी रूल करती रही नहीं थी, 5 अलग अलग डायनेस्टीज ने रूल किया। तो आपने अभी तक स्लेव डायनेस्टी देखा, स्लेव डायनेस्टी ने शुरू के 85 साल रूल किया था, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी का नंबर आया था। तो खिलजी डायनेस्टी में पहला जो सुल्तान था वो था जलालुद्दीन खिलजी, जो कि इसका चाचा था और इसका ससुर भी था, यानी कि इसने अपना जलालुद्दीन खिलजी का दामाद है, ये भतीजा भी है और दामाद भी है, और उसके बाद रूल इसने किया, इसलिए सेकेंड रूलर है खिलजी डायनेस्टी का। ठीक है, तो हम इसकी बायोग्राफी आज पढ़ते हैं। तो पता लगाते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी था कौन। तो इसके बचपन का नाम वाज अली गुरसास्प। सो दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड अ कपल ऑफ टाइम्स, एक दो बार ये पूछा गया है कि किस रूलर का पेट नेम या निक नेम अली गुरसास्प भी है। देखो, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको मैं हाईलाइट कर दूंगा ताकि आप उनको स्पेशली उनको अलग से समझ सको। तो इसके बचपन का नाम था अली गुरसास्प। जब तक ये सुल्तान नहीं बन गया तो इसको अली गुरसास्प के नाम से ही जाना जाता था। तो जब ऑब्वियसली कोई सुल्तान बनता था तो अपना नाम थोड़ा मॉडिफाई कर ही लेता था टू सूट हिज स्टैचर। सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ही वॉज द नेफ्यू, भतीजा था ये जलालुद्दीन खिलजी का। तो ये जलालुद्दीन खिलजी कौन? तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। तो ये उसका भतीजा भी था और उसका दामाद भी था। ठीक है, तो उसको मार के इसने गद्दी हथिया ली, अपने चाचा को ही मार दिया था इसने। तो चाचा सबसे पहला रूलर था खिलजी डायनेस्टी का और उसको मार के ये गद्दी पे बैठ गया, तो ये दूसरा नंबर सेकेंड रूलर बन गया खिलजी डायनेस्टी का। सो ही वॉज यंग, बोल्ड एंड करेजियस। तो इसकी डेथ भी काफ़ी कम उम्र में ही हुई है। तो ही वॉज डेफिनेटली नॉट मोर देन 50 ईयर्स, ये 50 साल का भी नहीं था इसकी डेथ हो गई। तो ही वॉज वेरी यंग, बोल्ड एंड करेजियस। आप आगे देखोगे कि कितना बहादुर था। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। ही वॉज नॉट मच एडुकेटेड बट ही वॉज अ ग्रेट मिलिट्री जनरल। बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई इसकी हुई नहीं थी। उस टाइम तो आप जानते ही हो कि बचपन से ही सब कोई वॉर वगैरह में लग जाते थे, तो पढ़ाई उतनी इंपॉर्टेंट होती नहीं थी। हाँ, लेकिन मिलिट्री स्किल्स के मामले में ही वॉज वेरी एडेप्ट। तो जब इसके चाचा ने डायनेस्टी अपनी बसाई थी, खिलजी डायनेस्टी, आप इसके ठीक पिछली वीडियो सर्च करोगे तो जलालुद्दीन खिलजी की वीडियो है, इसी प्लेलिस्ट में आप सर्च करोगे तो वेन जलालुद्दीन खिलजी, जब इसका चाचा सुल्तान बन गया था, तो उसने इसको, अपने भतीजे को, कारा और मानिकपुर, ये बेसिकली कानपुर से लेके इलाहाबाद के बीच की जमीन थी, कारा मानिकपुर की, उसका गवर्नर इसको बना दिया था। आप याद रखो कितनी बड़ी जगह, कितनी इंपॉर्टेंट जगह का गवर्नर इसको बना रखा था, कारा मानिकपुर का। ठीक है, तो जलालुद्दीन इसके मिलिट्री स्किल से हमेशा इम्प्रेस्ड था, बहुत इम्प्रेस्ड रहता था, बहुत भरोसा करता था इस पे। तो जलालुद्दीन यानी इसके चाचा ने अपनी बेटी की शादी अलाउद्दीन से करा रखी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसका चाचा तो था ही, साथ में मतलब भतीजा तो था ही, दामाद भी था। दामाद इसलिए था क्योंकि बेटी की शादी करा दी थी जलालुद्दीन ने। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अलाउद्दीन वॉज वेरी एम्बिशियस, ये काफ़ी एम्बिशियस नवयुवक था, काफ़ी यंग मैन था, काफ़ी एम्बिशियस था। ही ऑलवेज वांटेड टू बिकम सुल्तान। तो इसके दिमाग में हमेशा यही बात चलती रहती थी कि मैं सुल्तान बन जाऊँ, कैसे ना कैसे दिल्ली की गद्दी पे बैठ जाऊँ। ही वॉज सो एम्बिशियस। तो उस वक्त सुल्तान कौन बनते थे? राजा का बेटा ही राजा बनता था। तो ये तो बेटा तो था नहीं, ये तो भतीजा था। ठीक है ना, तो जलालुद्दीन खिलजी के अपने बेटे भी थे, तो ये इसका तो नंबर आने वाला था नहीं सुल्तान बनने का। तो इसके दिमाग में हमेशा शैतानियां चलती रहती थी, षड्यंत्र चलते रहते थे कि मैं कैसे ना कैसे करके राजा बन जाऊं। तो
राजा बनने से पहले, देखो ये सुल्तान तो बन ही गया, तभी तो हम इसकी बायोग्राफी पढ़ रहे हैं। तो सुल्तान बनने से पहले इसके मिलिट्री स्किल्स थे बहुत सारे। तो सुल्तान बनने से पहले भी इसने काफ़ी मिलिट्री कैंपेन्स किए थे, तो वो हम देख लें। तो जब इसका चाचा जो है 1290 में ही सुल्तान बन गया था दिल्ली का, ठीक है। तो जब इसका चाचा सुल्तान बन गया था तो चाचा ने इसको गवर्नर बना रखा था कारा मानिकपुर का। तो गवर्नर बना दिया तो इसकी ताकत तो बहुत बढ़ गई, ऊपर से इस पे भरोसा भी बहुत करता था। तो इसने अपने चाचा के लिए कुछ मिलिट्री कैंपेन्स कंडक्ट करी थी। तो इसकी जो सबसे पहली मिलिट्री कैंपेन थी, देखो ये खुद सुल्तान नहीं था, इसका चाचा उस वक्त सुल्तान की गद्दी पे बैठा हुआ था। तो ये अपने चाचा के बिहाफ पे जगहों को लूटने के लिए जाता था, दिल्ली से निकल के जाता था, अलग अलग सिटीज में उनको लूटता था, उनका पैसा इकट्ठा करके वापस अपने चाचा के खजाने में जमा कर देता था। तो इसने जो सबसे पहली मिलिट्री कैंपेन करी थी वो थी भीलसा। भीलसा जो है भोपाल के पास की जगह है, भोपाल ग्वालियर। तो 1292 एडी में so he undertook a few military campaigns when he was just the governor of कारा मानिकपुर। तो किस हैसियत से मिलिट्री कैंपेन करता था? क्योंकि उस वक्त ये कारा और मानिकपुर का गवर्नर था, इसके चाचा ने इसको बनाया हुआ था। तो सबसे पहला जो टारगेट इसने किया था वो भीलसा को। इट वॉज अ वेरी वेल्दी सिटी नियर भोपाल, मतलब उस वक्त तो भोपाल नाम नहीं था। तो भीलसा, तो परमार यानी राजपूत रूल करते थे वहाँ, राजपूत परमार किंगडम रूल करती थी मालवा। मालवा यानी मध्य प्रदेश का जो साउथ सर्दर्न बेल्ट है। तो दिस ही डिड इन 1292 एडी। तो सुल्तान से पूछ के ही गया था, सुल्तान की परमिशन लिए बिना तो नहीं जा सकता था। तो सुल्तान की परमिशन लेके इसने अटैक करा था भीलसा पे। वहां काफी मंदिर वगैरह को लूटा था इसने, और काफी वेल्थ वहां से लूट के इसने अपने चाचा के खजाने में जमा करा दिया था। अलाउद्दीन सेंट द लूट टू हिज रॉयल ट्रेजरी ऑफ जलालुद्दीन खिलजी, क्योंकि सुल्तान तो चाचा था इसका, ये तो सुल्तान नहीं है ना कि लूट का सारा पैसा खुद रख लेगा, ये तो सुल्तान के लिए काम करता है। तो सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के खजाने में सब कुछ जमा करा दिया। तो इससे क्या हुआ, इसका चाचा इससे और खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि उसको अवध का गवर्नर भी बना दिया। अवध यानी लखनऊ, आज का लखनऊ, कल पुराने जमाने का अवध। तो पहले से ही इसको कारा और मानिकपुर का गवर्नर बना रखा था, अब इसको अवध जैसी इंपॉर्टेंट जगह का भी गवर्नर बना दिया, और साथ ही साथ इसको अपना मिनिस्टर ऑफ वॉर भी बना दिया। यानी आज भी होते हैं ना वॉर मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, युद्ध मंत्री, तो उस टाइम इसको मिनिस्टर ऑफ वॉर बना दिया। यानी पूरे मिलिट्री की जो कमान है वो चाचा ने अपने भतीजे के हाथ में दे दी, इतना भरोसा करता था। तो जब ये भीलसा में लूटपाट मचा रहा था, यानी बिल्कुल ऑलमोस्ट ये सर्दर्न इंडिया के बॉर्डर पे खड़ा था। ये लोग तो दिल्ली में रहते थे ना, दिल्ली के राजा थे ना, तो इनको साउथ इंडिया का उतना आइडिया था नहीं। वैसे भी ये लोग बाहर से आए हुए थे, इंडियंस तो थे नहीं ये। तो जब ये भीलसा में लूटपाट कर रहा था तभी इसको एक और जगह की जानकारी मिली कि देवगिरी नाम की जगह है, बेसिकली गुजरात और कर्नाटक के बॉर्डर पे। तो देवगिरी नाम की जगह की इसको जानकारी मिली कि अरे मैं भीलसा को लूट रहा हूं, इससे भी कई गुना ज्यादा दौलत देवगिरी नाम की जगह में है। तो इसने सोचा कि मेरा अगला टारगेट देवगिरी ही होगा, और इसके दिमाग में हमेशा से ये था कि मेरे को सुल्तान बनना है। तो इसके दिमाग में तभी एक शैतानी आ गई कि मैं देवगिरी को लूट के सारा पैसा सुल्तान को दे के अपने चाचा को नहीं दूंगा बल्कि खुद रख लूंगा, और उन्हीं पैसों की मदद से मैं अपनी अलग मिलिट्री बनाऊंगा, और अपनी मिलिट्री बना के अपने चाचा को मार दूंगा और चाचा की गद्दी हथिया लूंगा। इसने किया भी ऐसा ही। तो इसने 2-4 साल वेट किया। देखो 92 में ही इसको खबर मिल गई थी कि देवगिरी, इसको जानकारी हो चुकी थी कि देवगिरी लूटने लायक जगह है, देवगिरी को हम लूट सकते हैं, लेकिन इसने कुछ बताया नहीं अपने चाचा को। तो भीलसा में, एट भीलसा ही केम टू नो अबाउट द वेरी रिच यादवा किंगडम। तो उस वक्त जो है देवगिरी जो है डेक्कन इंडिया, दक्षिण भारत का हिस्सा था। तो उस वक्त उसमें यादव किंगडम रूल कर रहे थे। तो इसको भीलसा में ही एक जानकारी मिल गई, लेकिन इसने अपने प्लान जो है अपने चाचा के साथ शेयर नहीं किए। इसने तभी मन बना लिया था कि मैं आने वाले कल में देवगिरी को लूटूंगा। ऐसा नहीं है कि भीलसा के इमीडिएट बाद इसने देवगिरी को लूटा, इसने 2-3 साल तक वेट किया, लेकिन ये बात इसने कभी भी अपने चाचा जलालुद्दीन को बताई ही नहीं और प्रिपरेशंस चालू कर दी।
तो कुछ साल तैयारी करने के बाद, तैयारी क्या करनी थी, इसने खुद अपनी आर्मी बना रखी थी बिना चाचा को बताए। इसने अपनी एक प्राइवेट आर्मी बना रखी थी। तो उस आर्मी को लेके बिना चाचा को बताए ये देवगिरी की तरफ निकल गया। और देवगिरी में इतनी संपत्ति थी कि बता नहीं सकता हूँ आपको। उसने सारी संपत्ति लूट ली। और इसको संपत्ति लूटने जो गया था, इसका मकसद था कि मैं सारे पैसे वहां से लूट लूंगा, ताकि उन पैसों की मदद से मैं अपने चाचा को ही गद्दी से हटा दूंगा। इतना पैसा पैसा नहीं होगा तो आप विद्रोह नहीं कर सकते। तो इसने उसी मकसद से देवगिरी पे अटैक किया था। तो देवगिरी को जब ये लूट लेता है, उतनी धन दौलत वहां से लूट लेता है, तो इसको क्या करना चाहिए? इसको तो अपने चाचा के खजाने में पैसा जमा करना चाहिए। ये तो सुल्तान नहीं है ना, ये तो सुल्तान का नौकर है। लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया। इसके मन में कुछ और ही शैतानी चल रही थी। इसने अपने चाचा को कुछ नहीं बताया और चुपचाप जो है कारा मानिकपुर निकल गया। नॉर्मली तो इसको अपने चाचा के पास लौट के जाना चाहिए, सारा खजाना जमा कर देना चाहिए, बट इसने बदमाशी कर दी। स्ट्रेट अवे ही वेंट टू कारा मानिकपुर। तो इसका मकसद क्या था कि पैसा लूट के लाता हूं देवगिरी से, फिर अपने चाचा का मर्डर कर दूंगा और खुद ही राजा बन जाऊंगा। तो इसने ऐसा ही किया। तो इसका जो चाचा जलालुद्दीन जो सुल्तान था, उस वक्त ग्वालियर में था जब अलाउद्दीन देवगिरी को लूट के वापस आ रहा था। ठीक है, तो इसको अपने चाचा के पास जाना चाहिए, लेकिन इसने चाचा के पास जाने की बजाय इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट टू सुल्तान, अलाउद्दीन ने हर किसी को सरप्राइज कर दिया। सबने सोचा कि अभी आएगा, लूट के आएगा, सुल्तान के पास आएगा, ग्वालियर में आएगा सारा पैसा जमा करने। लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया। सारा धन दौलत लेके वो मानिकपुर पहुंच जाता है। मानिकपुर क्यों गया वो? क्योंकि मानिकपुर में उसका दबदबा था। वो गवर्नर था पिछले 4-5 साल से मानिकपुर का। ग्वालियर में जाता तो ग्वालियर में तो उसकी पकड़ नहीं थी, इसलिए वो मानिकपुर चला गया कि मैं अपने इलाके में तो कुत्ता भी शेर होता है, तो ये मानिकपुर ही चला गया। तो मानिकपुर जाने के बाद ये सुल्तान को चिट्ठी लिखता है, अपने चाचा को चिट्ठी लिखता है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपसे बिना पूछे देवगिरी पे अटैक कर दिया, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। क्योंकि इसको लगा कि कहीं मेरे खिलाफ वो मिलिट्री एक्शन ना ले ले चाचा। तो इसने सोचा कि मैं अपने दिमाग से खेलूंगा। तो इसने अपने चाचा को चिट्ठी लिख दिया कि मेरे से गलती हो गई चाचा जी, मेरे को माफ कर दो, ताकि वो इसको हार्म ना करे। ठीक है, और इसने कहा कि मैं जितने भी पैसे लूट के लाया हूं सब आपके खजाने में जमा कर दूंगा। ठीक है, आप बस मेरे को माफ कर दो, और मुझे आपसे बहुत डर लग रहा है, आप प्लीज कारा मानिकपुर आ जाओ, अगर आप मुझे माफ करते हो, आप मुझे अपना भतीजा मानते हो तो। अब देखो जलालुद्दीन की क्या प्रॉब्लम है, ये ना सिर्फ उसका भतीजा है बल्कि उसकी इकलौती बेटी का पति भी है, ये दामाद भी है। तो हमारे कल्चर में तो कोई दामाद को हार्म नहीं करता है ना। तो इसने क्या किया, बूढ़े सुल्तान ने, चाचा जी ने सोचा कि चलो बच्चा है, अपना ही बच्चा है, इसको माफ कर देते हैं। तो उसने कहा था कि मैंने जितने भी पैसे लूटे हैं सब चाचा जी सब आपको दे दूंगा। तो चाचा जी मान गए। तो चाचा जी की बुद्धि उतनी थी नहीं कि वो समझ पाते कि उनका भतीजा उनके खिलाफ गद्दारी कर रहा है। तो दिस सुल्तान्स नॉवेल हैड वार्न जलालुद्दीन, सुल्तान जो जलालुद्दीन था उनके नॉवेल्स ने वार्न किया था कि ये आपका भतीजा आपको बेवकूफ़ बना रहा है, आप मत जाओ उसके बुलाने पे कारा मानिकपुर, वो आपसे गद्दारी करना चाहता है। लेकिन सुल्तान के खोपड़ी में ये बात घुसी ही नहीं, और वो इमोशनल हो गया और अपने भतीजे से मिलने मानिकपुर चला गया। ठीक है ना। तो मानिकपुर पहुंचने के बाद सुल्तान को फिर से मैसेज भिजवाता है अलाउद्दीन। तो ये मानिकपुर जो गया था सुल्तान जलालुद्दीन, ये अपनी पूरी आर्मी लेके गया था, ये बेवकूफ नहीं था, ये पूरी आर्मी अपने मिनिस्टर्स को लेके गया था। लेकिन वहां जाने के बाद फिर से गेम कर दिया अलाउद्दीन ने, फिर से अपने दिमाग लगा दिया। तो जब उसने देखा कि अरे अब ये मेरे इलाके में आ गया है मेरा चाचा, तो अपने चाचा को मैसेज भेजाता है कि चाचा आप इतनी फौज लेके आए हो, क्या आप मेरे को मारने आए हो? तो अलाउद्दीन ने कहा कि आप जरूर मुझे मारना चाहते हो तो मैं सुसाइड कमिट कर लूंगा। तो बोला कि मुझे आपसे बहुत डर लगता है, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, अगर आप आर्मी लेके आए इसका मतलब है कि आप मेरे को मारने आए हो, तो मैं सुसाइड कमिट कर लूंगा अगर आपने मेरे को माफ नहीं किया तो ये सुन के जो है ना, तो सुल्तान का जो है हार्ट मेल्टेड, उसका दिल पसीज गया। और उसने कहा कि नहीं 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 मेरे बच्चे, मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूँ, ये फौज वौज तो मैं बस ऐसे ही लेके आया हूँ, तुम घबराओ मत, मैं अकेले तुमसे मिलने आता हूँ टेंट में, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, तुम मेरे बच्चे जैसे हो। तो ये बोल के सुल्तान उससे मिलने टेंट में अकेले ही चला गया।
तो अलाउद्दीन को तो यही चाहिए था कि जब मेरा चाचा अकेले मेरे से मिलने आएगा मैं उसको मार ही दूंगा। तो उसने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। तो जैसे जलालुद्दीन उसके टेंट में पहुंचा तो अलाउद्दीन और उसके जो जितने भी साथी वगैरह थे उन लोगों ने मिलके सुल्तान का गर्दन ही काट दिया। मतलब उसको पीठ में चाकू वाकू मार के उसकी गर्दन काट दी, ठीक है, और सुल्तान का मर्डर ही कर दिया। तो जिस दिन उसका मर्डर हुआ था दैट वाज लाइक 28 जुलाई 1296 एडी, यानी सुल्तान 6 साल तक गद्दी पे रहा चाचा जी, और चाचा जी का आज मर्डर हो गया। तो द सेम डे, उसी दिन चाचा जी का मर्डर करने के बाद अलाउद्दीन ने अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर कर दिया। अलाउद्दीन ने कहा कि चाचा खत्म, अब मैं ही सुल्तान हूँ। अभी तक तो मेरा चाचा गद्दी पे बैठा हुआ था, आज से मैं ही सुल्तान हूँ। तो ये इतना क्रूएल था कि इसने अपने चाचा यानी सुल्तान जलालुद्दीन के सर को एक भाले के ऊपर रखवाया और पूरे अवध, लखनऊ, कारा मानिकपुर, इलाहाबाद, कानपुर के रास्ते होते हुए, मतलब सोच रहे हो, सुल्तान के सर को भाले पे रख के ये पूरा घुमाया इसने इन शहरों में, ताकि पब्लिक में डर बैठ जाए और कोई किसी में भी ये हिम्मत ना हो कि वो अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ रिवोल्ट करने की सोचे भी। ठीक है, तो अब बोलोगे कि जलालुद्दीन खिलजी के बाकी बेटे क्या कर रहे थे, वो क्या तमाशा देख रहे थे? तो ऐसी बात नहीं है। तो जलालुद्दीन खिलजी का जो सबसे बड़ा बेटा था अरकली खान, वो मुल्तान में था। मुल्तान यानी आज का पाकिस्तान। जबकि ये सब कुछ हो रहा था कहाँ पे? कारा मानिकपुर, कानपुर में। तो तुरंत तो मुल्तान से वो कानपुर पहुंच नहीं सकता था ना। तो इससे पहले कि वो मुल्तान से कानपुर पहुंचता, ये अलाउद्दीन दिल्ली पहुंच गया। तो अलाउद्दीन वेंट टू, अब ये दिल्ली पहुंच के उसने गद्दी पे राज कर लिया। अब देखो इसने क्या किया, इसने जो देवगिरी से पैसा लूटा था, इसने देवगिरी से जो पैसा लूटा था ना, वो जो है जलालुद्दीन के पुराने जो वफादार नॉवेल थे उनको देखे, उनको अपने में मिला लिया। मतलब वो तो इसके चाचा के वफादार थे। तो इसने कहा कि चाचा तो मर गया, तुम्हें भी मरना है क्या? अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे, तुम मुझे सुल्तान नहीं मारोगे, तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो कुछ लोगों को तो डरा के मिला लिया और कुछ लोगों को इसने पैसे से खरीद लिया। इसीलिए इसने पैसा लूटा था ना, कि इन पैसों को मैं दूसरों को इतना पैसा दूंगा कि वो सब मेरे गुलाम बन जाएंगे। तो ये दिल्ली की तरफ निकल गया था। दिल्ली पहुंचने में इसको 2-2.5 महीने का टाइम लगा। ये जुलाई में बढ़ा था दिल्ली की तरफ, अक्टूबर में पहुंच गया दिल्ली, और दिल्ली पहुंचते ही इसने अपना सपना पूरा कर लिया। इसने अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर कर दिया। तो ये अपने आप को, ये ही वॉज वेरी एम्बिशियस, अलेक्जेंडर बनना चाहता था। ये अपने आप को अलेक्जेंडर डिक्लेयर करता था कि जितना महान अलेक्जेंडर था मैं उससे भी महान बनूंगा। तो इसके बारे में ये याद रखना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान अपने आप को अलेक्जेंडर बुलाता था? तो वो अलाउद्दीन ही बुलाता था, क्योंकि अलेक्जेंडर ने भी यही किया ना अपनी पूरी लाइफ की, अपने घर से निकल के दूसरों की ज़मीनें लूटना, दूसरों पे अटैक करना। तो अलाउद्दीन भी यही सपने देखता था कि मेरा भी यही काम है। तो अलाउद्दीन खिलजी हैड एम्बिशंस ऑफ वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट, वो पूरी दुनिया जीतना चाहता था, जैसे अलेक्जेंडर भी कभी दुनिया जीतना चाहता था। तो इसके लिए उसने क्या किया, उसने अपना टाइटल ही सिकंदर सैनी रख दिया, सिकंदर अलेक्जेंडर। और ये अपना टाइटल उसने क्वाइंस पे और जो खुतबा वगैरह पढ़वाता था उन सब पे इसने प्रिंट करवाया। तो ये क्वेश्चन है कि किसके क्वाइंस पे सिकंदर सैनी लिखा हुआ है? तो किसके क्वाइंस पे? अलाउद्दीन के। क्यों लिखवाया उसने? क्योंकि अपने आप को अलेक्जेंडर के जैसा दिखाना चाहता था वो। ठीक है, और तो और ये एक मुस्लिम था, और कोई भी मुस्लिम, किसी भी मुस्लिम के लिए सबसे जो रिलीजियस फिगर है वो है प्रॉफिट मोहम्मद साहब। तो जितने भी मुस्लिम्स होते हैं ना, वो प्रॉफिट मोहम्मद को ऑलमोस्ट मतलब गॉड का दर्जा देते हैं। लेकिन इस बदमाश ने क्या किया, इसने खुद ही अपने आप को प्रॉफिट डिक्लेयर कर दिया। इसने कहा कि मैं किसी को प्रॉफिट नहीं मानता, मैं ही प्रॉफिट हूँ, मैं ही शरीयत हूँ। यानी इसने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि मेरे से बड़ा मुस्लिम कोई है ही नहीं, मैं प्रॉफिट हूँ, सारे मुसलमानों का राजा मैं ही हूँ। तो ही वॉज सच अ एम्बिशियस कैरेक्टर। तो अब ये सुल्तान बन गया। तो सुल्तान बनने के बाद इसने अपनी किंगडम को एक्सपैंड करना स्टार्ट किया, क्योंकि ये अलेक्जेंडर बनना चाहता था, एक्सपैंड करना चाहता था, पूरी दुनिया जीतना चाहता था। तो इसने सबसे पहला जो हमला किया सुल्तान बनने के बाद, फिर सुल्तान बनने से पहले भी ये हमला करता था, देवगिरी को लूटा, भिलसा को लूटा। अब हम बात करेंगे कि सुल्तान बनने के बाद इसने क्या किया।
तो सुल्तान बनने के बाद इसने अपनी आर्मी को भेजा, खुद नहीं गया, इसने अपनी आर्मी को गुजरात को हराने के लिए भेजा। अभी तक किसी भी, जब से दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुई है, किसी ने भी गुजरात को हराया नहीं है। मतलब गुजरात पे हमला तो किया है, या तो हार गए हैं या तो जीत के लौट आए हैं, लेकिन कब्जा नहीं किया था गुजरात की जमीन पे। ये करेगा। तो इसने काफ़ी कहानियाँ सुनी थी गुजरात के बारे में, तो इसने अपनी आर्मी को भेजा वहाँ पे 1196 में, यानी राजा बनने के 1 साल के बाद। इसकी आर्मी ने जो इसके इम्पोर्टेंट टाउन्स थे, अनिलवाड़ा वहाँ की कैपिटल थी जो आज का अहमदाबाद है, तो अनिलवाड़ा कैपिटल, सोमनाथ मंदिर और कैम्बे जो गल्फ ऑफ खम्बात है, इन सब जगहों पे इसकी आर्मी ने काफ़ी लूटपाट मचाया। अच्छा, सोमनाथ टेम्पल को 17 बार तोड़ने के लिए कौन बदनाम है? तो महमूद गजनी। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो सोमनाथ टेम्पल तो वैसे ही फेमस था कि इसमें काफ़ी धन दौलत है, तो खिलजी ने भी फिर से उसने भी सोमनाथ टेम्पल पे हमला करवाया था। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इसकी आर्मी जब गुजरात में ये सब लूटपाट मचा रही थी, तभी इसकी आर्मी ने वहाँ से एक हिंदू बच्चे को खरीदा था। उस वक्त ये 12-13 साल का हुआ करता था, हिंदू स्लेव। उसका नाम था मलिक काफूर। पहले उसको खरीद लिया 1000 दिनार में, फिर उसको इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया। वो था तो हिंदू, लेकिन उसको मुस्लिम बना दिया और उसका नाम मलिक काफूर 1000 दिनारी रख दिया। 1000 दिनारी क्यों? क्योंकि उसको 1000 दिनार देके, सोने की मुहर होती है, दिनार देके खरीदा था, इसलिए उसका नाम मलिक काफूर 1000 दिनारी रख दिया। क्यों खरीदते थे ये लोग स्लेव? क्योंकि ये स्लेव्स को बड़ा करके मिलिट्री जनरल्स बनाते थे। और कभी कभी मतलब कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी वॉज अ गे, ही यूज्ड टू लव बॉयज एज वेल, तो इसलिए ही वॉज अ वेरी हैंडसम। ये जो मलिक काफूर, ये काफ़ी हैंडसम था और बाद में चल के इसका लव अफेयर हो गया था अलाउद्दीन खिलजी से। तो सून मलिक काफूर बिकेम द मोस्ट ट्रस्टेड मिलिट्री जनरल। तो ये बहुत जल्दी जो है ना, मलिक काफूर इतना बहुत शातिर था कि बहुत जल्दी ये अलाउद्दीन का ट्रस्टेड जनरल बन गया था और इसका गे पार्टनर भी था, पॉसिबली हिज लव इंटरेस्ट टू। तो इस तरह इसने सबसे पहले गुजरात को लूटा। गुजरात लूटने के चक्कर में इसको इसका मलिक काफूर मिला। उसके बाद इसने रणथंबोर पे हमला किया। रणथंबोर यानी राजपूतों पे। तो इसके चाचा ने भी एक बार रणथंबोर पे हमला किया था, लेकिन उसको जीत नहीं पाया था इसका चाचा जलालुद्दीन। और इसके चाचा जलालुद्दीन ने बहुत फेमस बात कही थी कि एक भी मुसलमान की मौत अगर हो जाएगी रणथंबोर को जीतने में, तो मुझे रणथंबोर नहीं चाहिए। मतलब ही सेड कि आई डू नॉट कंसिडर 10 रणथंबोर्स, 10 ऐसे किले भी मुझे मिल जाएं, उसके लिए अगर मुझे एक मुसलमान की भी जान देनी पड़े तो मुझे नहीं चाहिए। लेकिन ये इन सब चीज़ों में यकीन नहीं करता था। इसको था कि जितनी लाशें गिरे उतनी लाशें गिरे, मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को लूटना है। तो इसने शुरू में अनसक्सेसफुल रहा ये, इसने काफ़ी पहले से 1299 से ही अटैक करवाना शुरू कर दिया था रणथंबोर पे, लेकिन जीत नहीं पा रहा था। तो जब ये देख रहा था कि कोई जीत ही नहीं पा रही है इसकी आर्मी, तो ये खुद गया। तो 1301 में अलाउद्दीन खुद वहाँ गया और उस वक्त जो राजपूतों का राजा था वो था राजा हमीर देव। ही वॉज अ वेरी ब्रेव किंग। लेकिन क्या हुआ, फिर से वही कहानी, इसके जो प्राइम मिनिस्टर थे राजा हमीर देव ने, उसने गद्दारी कर दी। वो जाके अलाउद्दीन खिलजी से मिल गया। तो इस बार गद्दारी करने की वजह से राजा हमीर देव हार गए और अलाउद्दीन खिलजी ने उनको मार दिया। तो इस तरह गुजरात को लूटा, थोड़े दिनों के बाद रणथंबोर यानी राजपुताना को लूटा। अब कुछ सालों के बाद ये चित्तौड़ पे अटैक करता है, यानी डीप चला जा रहा है ये राजस्थान में। तो अलाउद्दीन अटैक चित्तौड़ इन जनवरी 1303 AD एंड बिसीज द फोर्ट। तो जब भी आप अटैक करते हो तो अटैक का क्या मतलब है? आप फोर्ट्स को अटैक करते थे। फोर्ट किले के अंदर रहते थे ना राजा वगैरह, राजा रानी, उसके सारे मिनिस्टर्स। तो उसने चित्तौड़ पे अटैक किया 1303 AD में। तो वहाँ के जो राजा थे राजा रतन सिंह, उन्होंने काफ़ी बहादुरी से 7-8 महीने तक तो मुकाबला किया। लेकिन कितना मुकाबला करेंगे? मतलब आप फोर्ट के अंदर बंद हो, बाहर से खाना नहीं पहुंच सकता है, पीने का पानी नहीं पहुंच रहा है, तो आपको सरेंडर करना ही पड़ेगा। तो ऐसा ही हुआ, 6-7 महीने तक तो उन्होंने किसी तरह मुकाबला किया, लेकिन उसके बाद हार गए। राजा रतन सिंह हार गए, उनको फिर से हरा के इसने मार दिया। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है हिस्टोरियंस के मुताबिक।
आपने सुना होगा कि रानी पद्मिनी के बारे में कुछ साल पहले एक मूवी आई थी पद्मावत, जिसको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो ये एक्चुअली बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी के लाइफ पे ही बनी थी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है कि उसने चित्तौड़ पे अटैक इसलिए किया था क्योंकि ये जो राजा रतन सिंह है, इनकी जो वाइफ थी रानी पद्मिनी, उससे वो अट्रैक्ट हो गया था। उसको किस्से कहानियाँ सुनने को मिलते थे कि रानी पद्मिनी जो है वो बहुत खूबसूरत है, तो अपने आप को रोक नहीं पाया, वो रानी पद्मिनी के प्यार में पड़ गया था, इसलिए उसने चित्तौड़ पे अटैक किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखना कि रानी पद्मिनी जो है वो चित्तौड़ की महारानी थी और इसने चित्तौड़ पे अटैक किया था 1303 में। और रानी पद्मिनी के हस्बैंड कौन थे? तो राजा रतन सिंह। तो राजा रतन सिंह को हरा दिया इसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, और उनकी डेथ हो गई। तो डेथ होने के बाद रानी पद्मिनी ने अपने बाकी जो फीमेल मेंबर्स थे फोर्ट के अंदर, फोर्ट किले के अंदर जितनी भी फीमेल्स थी, सब ने मिलकर जौहर कमिट कर लिया था। जौहर मतलब कि कोई फॉरेनर, मतलब ये लोग तो फॉरेनर ही थे ना राजपूतों की नज़र में, मुस्लिम इन्वेडर्स थे, तो उनका मानना था कि कोई भी दुश्मन हमारी इज्जत से ना खेले, उसके पहले ही हम सुसाइड कर लेंगे। तो वो लोगों ने जौहर यानी आग में कूद के जान ही दे दी। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि ये कहानी करीब 200 साल के बाद लिखी गई। 200 क्या, आप मान लो कि 250 साल के बाद लिखी गई है। तो इस कहानी को सच नहीं माना जाता है। इट इज़ फिक्शनल स्टोरी। जो मेजॉरिटी ऑफ हिस्टोरियंस है, मैं फिल्मी कहानियों में नहीं पढ़ना चाहता, फिल्मी चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता, हिंदू मुस्लिम के डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता, बट दिस स्टोरी इज कंसिडर्ड टू बी फिक्शनल, क्योंकि कोई भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड उस टाइम का रानी पद्मिनी के नाम का जिक्र नहीं करता है। ठीक है, तो ये जो कहानी है रानी पद्मिनी की, ये मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखी है। मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत लिखी है। इसी पद्मावत पे फिल्म बनी, पद्मावती के नाम पे पद्मावत। तो मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखी, वो भी 200-250 साल के बाद। अटैक हुआ 1303 में, कहानी लिखी जा रही है 1540 में। तो हु वॉज मलिक मोहम्मद जैसी? ही वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी का कोर्ट पोएट था ये। ठीक है, तो इस कहानी पे डाउट करते हैं हिस्टोरियंस। उनका मानना है कि ये सच नहीं है, अलाउद्दीन खिलजी को थोड़ा विलन टाइप्स दिखाने के लिए कहानी बनाई गई है। तो इस तरह देख रहे हो कि ये धीरे धीरे गुजरात को अपने किंगडम में मिला लिया, रणथंबोर को मिला लिया, चित्तौड़ को भी मिला लिया। तो अब इसकी नज़र साउथ इंडिया पे गई, क्योंकि साउथ इंडिया तो ये ऑलरेडी जा चुका था, देवगिरी को लूट चुका था ये। तो इसको ये बात पता थी कि साउथ इंडिया में काफ़ी धन दौलत है। तो इसका दिमाग हमेशा साउथ इंडिया से ऑब्सेस्ड था कि मैं साउथ इंडिया को भी अपने किंगडम में मिलाऊंगा। तो अराउंड 1308 एडी, यानी चित्तौड़ जीतने के 2-3 साल के बाद इसने अपने जो मिलिट्री जनरल है मलिक काफूर, ये मलिक काफूर वही बच्चा है जिसको गुजरात से खरीद के लाई थी इसकी आर्मी। और अब ये इतने सालों में 5-6 साल गुजर चुके हैं ना, तो 5-6 सालों में इसने अलाउद्दीन खिलजी का पूरा भरोसा जीत लिया था और मिलिट्री जनरल बन गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी इस पर इतना भरोसा करता था कि इसको बहुत बड़ी सेना दे दी इसने और कहा कि मलिक काफूर, तुम पे मैं पूरा भरोसा करता हूँ, तुम जाओ, तुम साउथ इंडिया को लूट लो, पूरा का पूरा लूट लो। तो उसने इसको सबसे पहले देवगिरी भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि जब अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पे अटैक किया था 1296 में, तो इसने राजा रामचंद्र से वादा लिया था कि मैं तुम्हारी जान बख्शता हूँ, मैं तुम्हारी हत्या नहीं करूँगा, आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, बस तुम पैसे भिजवाते रहना टाइम टू टाइम। ये पैसे का इतना भूखा था। तो इसने, राजा रामचंद्र ने कहा था कि ठीक है, हम आपको टाइम टू टाइम ट्रिब्यूट देते रहेंगे, आप हमारी जान बख्श दो। लेकिन कुछ सालों के बाद राजा रामचंद्र ने ट्रिब्यूट देना बंद कर दिया था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा कि अब जाओ इसकी बदमाशियां निकाल दो। तो काफूर ने काफ़ी ईजिली राजा रामचंद्र को हरा दिया। ही अचीव्ड एन ईजी विक्ट्री और राजा रामचंद्र को पूरी जिंदगी के लिए गुलाम बना लिया, अपना वेसल बना के, जमींदार बना के रख लिया और पूरी धन दौलत उसकी लूट ली थी। तो ये जो राजा रामचंद्र था, इस मलिक काफूर तो कुछ सालों तक साउथ इंडिया में ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि गया और 2 दिन में वापस लौट आया। इसका काम था पूरा साउथ इंडिया को लूटना। तो अब राजा रामचंद्र की मदद से मलिक काफूर ने जो है वारंगल पे अटैक कर दिया। यू सी, हियर इट इज वारंगल।
हियर इट इज देवगिरी। तो अब ये साउथ इंडिया में आगे की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। ठीक, तो वारंगल पे उस वक्त काकटिया किंग थे, ये सब किंगडम्स हैं। तो काकटिया किंगडम का रूल था, तो इसने काकटिया किंगडम को भी इजिली हरा दिया। एंड ये फैक्ट आप याद रखना, काकटिया किंगडम से ही कोहिनूर डायमंड मिला था पहली बार। तो काकटिया किंगडम क्योंकि हार गई थी मलिक काफूर से, तो उसने मलिक काफूर को अपना सारा खजाना दे दिया। उसी खजाने में कोहिनूर डायमंड भी शामिल था, कोहिनूर का हीरा। तो मलिक काफूर ने ये हीरा ले जाके अपने बॉस अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया था। तो मलिक काफूर ने और भी जगहों को लूटा था साउथ इंडिया में। देखो, देवगिरी का नाम आपने सुन लिया, वारंगल का नाम सुन लिया, फिर ये मदुरई, द्वार समुद्र, इन सब को, खैर ये सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप याद रख लो कि मलिक काफूर गया था साउथ इंडिया, अलाउद्दीन नहीं गया था। तो द रूलर ऑफ होयसाला किंगडम, तो ये जो द्वार समुद्र है, होयसाल किंगडम था, ये द्वार समुद्र आप देख लो तमिलनाडु का एरिया है। धीरे धीरे देखो साउथ इंडिया में घुस गया, पूरा डीप चला गया है, वारंगल चला गया, द्वार समुद्र चला गया, फिर मदुरई को लूट लिया। तो ये सारे मिलिट्री कैंपेन करके मलिक काफूर साउथ इंडिया को पूरा ही लूट लेता है। ठीक है, अब एक और चीज, अलाउद्दीन खिलजी जो है, इस ये मतलब इंडियन हिस्ट्री में एक बात के लिए इसको क्रेडिट दी जाती है कि इसने सक्सेसफुली इंडिया को डिफेंड किया अगेंस्ट दी इन्वेजन ऑफ मंगोल्स। मंगोल काफ़ी ब्रूटल ट्राइब्स हुआ करते थे, वो जिस इलाके से गुजरते थे वहाँ के एक एक बच्चे, औरत, बूढ़े सबको मार देते थे। ना सिर्फ लूटते थे बल्कि मार देते थे। ने 1,00,000-1,50,000 लोगों को मारा है इंडिया में। लेकिन जब देखो, अभी तक अलाउद्दीन खिलजी से पहले कभी मंगोल दिल्ली तक नहीं पहुंच पाए थे। ठीक है ना, बलबन हो, इल्तुतमिश हो, इन सब के टाइम तक वो दिल्ली पे हमला नहीं करते थे, पंजाब पे हमला करके लौट जाते थे। लेकिन अब मंगोलों की हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि वो डीप चले आते थे, दिल्ली आ जाते थे, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन इलाकों तक पहुंचने लगे थे वो सारे के सारे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने कभी इनको जीतने नहीं दिया, जब भी सामना किया हराया। तो अलाउद्दीन खिलजी को लगातार 9-10 साल तक, ये देख रहे हो 1297 से लेके 1306 तक, इसको मंगोलों का बार बार सामना करना पड़ा। मंगोल थे, मानते ही नहीं थे, हारते थे, फिर अटैक करते थे। तो इसने लगभग 1 दर्जन बार मंगोलों का सामना किया, लेकिन कभी भी हारा नहीं है अलाउद्दीन खिलजी, हमेशा हराया है। और इसी चक्कर में इसके इतने सारे मिलिट्री जनरल मर गए कि ये कमज़ोर होता चला गया। अलाउद्दीन खिलजी हार नहीं रहा था, लेकिन कमज़ोर तो होता ही चला जा रहा था। इसके काफ़ी मिलिट्री जनरल्स मर गए मंगोलों से लड़ने के चक्कर में। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों से लड़ने के लिए स्ट्रेटजी क्या अपनाई कि मंगोल आएंगे तो पंजाब के रास्ते ही आएंगे ना, पंजाब लाहौर के रास्ते आएंगे, कोई हेलीकॉप्टर पे बैठ के तो आएंगे नहीं। तो इसने क्या किया, अपने बॉर्डरिंग एरियाज में जितने भी फोर्ट, किले विले बनवाए, अपने बॉर्डर को बहुत अच्छे से सील किया, बॉर्डर को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया। तो इसने पंजाब वाले एरिया में, पंजाब पाकिस्तान जहाँ से घुसते थे ये मंगोल, वहाँ पे बहुत सारे फोर्ट्स बनवाए, नए नए किले बनवाए। किले क्यों बनवाता था? किले बनवा के वहाँ पे अपने सैनिकों को रख देता था, ताकि दिल्ली से सैनिकों को ना जाना पड़े मंगोलों से लड़ने के लिए। जैसे मंगोल घुसे वैसे ही उनको डिफेंड किया जा सके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कभी भी मंगोलों से हारा नहीं, नेवर इन अ हेड टू हेड बैटल डिड मंगोल्स डिफीट हिम, कभी नहीं हरा पाए मंगोल इसको। हाँ, 1303 में ऐसा कुछ हुआ था कि लगभग ये हारने पे आ गया था। तो 1303 में ये पद्मावती के चक्कर में चित्तौड़ गया हुआ था अलाउद्दीन, और मैंने आपको बताया ना 6-7 महीने लग गए थे इसको मतलब चित्तौड़ के किले को जीतने में। तो उसी टाइम क्या हुआ था, मंगोल जो है दिल्ली तक पहुंच गए थे। उसी का फ़ायदा उठा के, जब ये चित्तौड़ में बिजी था तो उसका फ़ायदा उठा के मंगोल जो है दिल्ली तक घुस गए थे, इसकी कैपिटल सिटी तक घुस गए थे। लेकिन इससे पहले कि वो दिल्ली पहुंच पाते, अलाउद्दीन खिलजी जो है चित्तौड़ से भागा भागा दिल्ली आया। ठीक है, बट बिफोर मंगोल्स कुड रीच दिल्ली, अलाउद्दीन खिलजी रिटर्न बैक टू दिल्ली। वो दिल्ली वापस आ गया कि उसको पता चल गया था कि मंगोल दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दिल्ली में आके वो सीरी फोर्ट में जाके छुप गया। छुप नहीं गया अलाउद्दीन, बल्कि वो और उसके जितने मिलिट्री जनरल थे वो सीरी फोर्ट के अंदर जमा हो गए कि हम सीरी फोर्ट के अंदर रह के मुकाबला करेंगे, इसको छुपना नहीं कह सकते। ठीक है, तो सीरी फोर्ट उस वक्त बन ही रहा था। अब देखो सीरी फोर्ट सर, हेड,
सीरी का मतलब होता है सर, स्कल। तो सीरी फोर्ट का नाम सीरी फोर्ट क्यों पड़ा वो भी हम समझेंगे। तो अब देखो, अंदर बंद हो गए थे ये सब, अलाउद्दीन खिलजी और उसके मिलिट्री जनरल, और बाहर मंगोल मंगोल दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे ना, तो थोड़े दिनों के बाद वो पहुंच गए सीरी फोर्ट पे। और सीरी फोर्ट को तोड़ने की बहुत कोशिश की मंगोलों ने कि हम तोड़ के अंदर घुसेंगे, लेकिन ऐसा कर ही नहीं पाए। और फिर अल्टीमेटली मंगोलों को हार के वापस लौटना पड़ा, यानी अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंच ही नहीं पाए। तो ये था 303 में यह हुआ। 2 साल के बाद फिर से मंगोल घुस गए इंडिया, पीछा ही नहीं छोड़ते थे खिलजी का। तो 305 में फिर से खिलजी को मंगोलों को से लड़ने के लिए जाना पड़ा। और इस बार मंगोलों की तो क्या बोलूं, खिलजी ने अच्छे से बैंड बजा दी। तो 8000 मंगोल्स वेर किल्ड। इसने बहुत सारे मंगोल्स को कैप्चर किया और उनको पकड़ के दिल्ली ले आया। दिल्ली लाके उसने क्या किया, सबकी गर्दनें काट दी, सबकी गर्दन काट के उनकी खोपड़ी को सीमेंट में मिला दिया और अपने फोर्ट में लगा दिया, सीरी फोर्ट। ये सीरी, सर, स्कल, इसीलिए इसका नाम सीरी फोर्ट है, क्योंकि वहाँ पे मंगोलों की खोपड़ी यूज़ की गई है। सोचो, जो मंगोल इंडिया पे अटैक करने आते थे, उसने उसकी गर्दनें काट के खोपड़ी बना दी, खोपड़ी से किला बना दिया। इतना स्ट्रांग था ये, ठीक है। सो मंगोल अटैक्ट फॉर वन लास्ट टाइम इन 1306, लेकिन मलिक काफूर ने उसको हरा दिया। तो ना, व्हाट वर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो लेट अस सी। तो ही वॉज द हेड कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी। ही वॉज द हेड मतलब इसने किसी और के हवाले अपनी आर्मी नहीं कर रखी थी। ही हिमसेल्फ वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी। ही वॉज ऑल्सो द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। सब कुछ यही था, सबका हेड। हेड ऑफ द जुडिशियरी, सोल अथॉरिटी इन इन्फोर्सिंग रिलीजियस मैटर। ये किसी और से कुछ भी, किसी और के पास पावर नहीं देता था, सारी पावर इसने अपने मुट्ठी में कंसोलिडेट करके रखी हुई थी। ऑल पावर्स ऑफ द स्टेट वेर सेंट्रलाइज्ड इन हिम। तो ये अलाउद्दीन वॉज अपोज्ड टू इंटरफेरेंस ऑफ उलेमाज इन मैटर्स ऑफ स्टेट। मतलब ये देखो, रिलीजियस मैटर भी ये खुद ही डिसाइड करता था। ये किसी उलेमा यानी रिलीजियस मुस्लिम टीचर पे भरोसा नहीं करता था, इस सारी पावर अपने हाथ में रखता था। इसका कहना था कि मैं राजा हूं, ये मेरी एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं अकेले संभालूंगा, मुझे किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। कोई उलेमा कुछ भी मेरे काम करने के तरीके में इंटरफेयर नहीं कर सकता। जबकि इसके पहले जो सुल्तान थे वो उलेमा को काफ़ी इज्जत देते थे और रिलीजियस मैटर सिर्फ उलेमा डिसाइड करते थे, ना कि कोई सुल्तान। लेकिन ये क्या था, ये तो थोड़ा अजीब सुल्तान था। इसने कहा कि मैं सुल्तान हूँ, सब कुछ मैं डिसाइड करूंगा, मैं किसी उलेमा को इंटरफेयर नहीं करने दूंगा। जबकि इसके पहले वाले सुल्तान ऐसा नहीं करते थे, वो उलेमा की इज्जत करते थे। तो सुल्तान के बाद जो सेकेंड मोस्ट पावरफुल इंसान हुआ करता था किंगडम में, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में, वो था वजीर। वजीर यानी ही वॉज बोथ अ सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर। तो वो सिविल के काम भी देखता था, मिलिट्री के काम भी देखता था। सिविल के काम यानी कि टैक्स वगैरह वसूलना, रेवेन्यू वसूलना, और मिलिट्री के काम यानी कि आर्मी को लेकर लड़ाइयाँ वगैरह करना। तो इसकी जो पूरी सल्तनत थी, जब अलाउद्दीन खिलजी राज कर रहा था, तो एंटायर कंट्री कहना तो ठीक नहीं है, हम सल्तनत कहेंगे, क्योंकि पूरी कंट्री पे इसका राज नहीं था, ठीक है। साउथ इंडिया पे इसका राज नहीं था, साउथ इंडिया के कुछ ही हिस्सों पे था। तो इसकी जो सल्तनत थी, इसका जो किंगडम था, उसको इसने 11 छोटे छोटे प्रोविंसेस में बांट रखा था। जैसे आज स्टेट्स होते हैं ना, गुजरात, बिहार, बंगाल, तो उस वक्त प्रोविंसेस का कॉन्सेप्ट था। तो इसने 11 प्रोविंसेस में बांट रखा था और हर प्रोविंस के लिए एक गवर्नर अपॉइंट कर रखा था। और गवर्नर वही बनता था जिसको कि ये पसंद करता था। अलाउद्दीन खिलजी डिसाइड करता था कि गवर्नर कौन बनेगा, उसके लिए कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं होते थे, ठीक है ना। और वो तभी तक गवर्नर रह सकता था जब तक अलाउद्दीन खिलजी की नज़रों में वो बना रहे। जिस दिन किसी गवर्नर को पसंद नहीं करता था अलाउद्दीन खिलजी, उसको नौकरी से हटा देता था। तो द सुल्तान वॉज द फाउंटेन ऑफ जस्टिस। यही अपने आप को चीफ जस्टिस भी मानता था, सब कुछ यही करेगा, मिलिट्री का भी राजा यही, उलेमा भी यही, जस्टिस भी यही देगा। सो ही वॉज द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। मतलब अगर किसी को कुछ इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए, तो डायरेक्ट सुल्तान के पास जा सकता था। सो हाँ, कहने के लिए इसने एक ऑफिसर रख रखा था, काजी उल कजात और लॉर्ड चीफ जस्टिस, ठीक है। तो एक पोस्ट हुआ करती थी काजी उल कजात और लॉर्ड चीफ जस्टिस की।
इसने एक एस्पियोनेज यानी कि स्पाई सिस्टम बना रखी थी, जो कि एक्चुअली बलबन ने बनाई थी। बलबन भी सुल्तान हुआ करता था ना दिल्ली का, इससे 20-25 साल पहले। तो बलबन के बनाए एस्पियोनेज सिस्टम को इसने और पैना और एफिशिएंट बना दिया था, ठीक है। तो ये अपने सारे मिलिट्री जनरल्स की खबर रखता था कि कोई मेरे बारे में प्लॉटिंग तो नहीं कर रहा है। तो इसने काफ़ी अच्छी खासी स्पाई सिस्टम बना रखी थी, ठीक है। सो अलाउद्दीन स्टैब्लिश्ड अ प्रॉपर पोस्टल सिस्टम। अलाउद्दीन ने एक पोस्टल सिस्टम भी बना रखा था, यानी डाक, चिट्ठियां भेजना। और इस तरह अपने इसने पूरी एम्पायर की जो खबर थी इस तक पहुंचते रहती थी। बेसिकली ये पोस्टल सिस्टम इसके स्पाई ही यूज करते थे, तो दूर दूर की खबरें भी इस तक बहुत जल्दी पहुंच जाया करती थी। तो ये अपने पूरे किंगडम की खबरें रखता था, ठीक है। अलाउद्दीन के बारे में एक और चीज़ फेमस है कि इसकी मार्केट कंट्रोल सिस्टम। तो देखो, अलाउद्दीन हैड डिवाइज्ड अ वेरी गुड मार्केट कंट्रोल एंड फिक्स्ड प्राइस ऑफ वेरियस, यानी कि सुल्तान जो है मार्केट को कंट्रोल करता था। वो तय करता था कि आलू कितने रुपए में बिकेगा, प्याज कितने रुपए में बिकेगा, दूध कैसे रुपए लीटर बिकेगा। तो इसको बोलते हैं मार्केट को कंट्रोल करना, यानी सुल्तान डिसाइड करेगा, दुकानदार डिसाइड नहीं करेगा, ठीक है। इट इज सेड दैट अलाउद्दीन हैड डन सो इन ऑर्डर टू मेंटेन अ वास्ट आर्मी। तो अलाउद्दीन क्या करता था, वो जानबूझ के कंट्रोल करके कीमतों को कम करवाता था, कीमतों को, प्राइस को, हर चीज की प्राइस को कम रखता था। क्यों? ताकि वो एक वास्ट आर्मी का खर्चा उठा सके। अब देखो, सैलरी जो है ना वो काफी कम देता था अपने सोल्जर्स को, तो उसके सोल्जर्स खुश रहें, ये ना कहें कि सैलरी इतनी कम है, हमारा खर्चा कैसे चलेगा। इसलिए वो क्या करता था, जबरदस्ती दाम को कम करवा देता था। तो वो कहता था कि जाओ ना मार्केट, जाओ ना, सारा कुछ सस्ते में करवा दिया है तुम लोगों के लिए, जाओ, इतनी सी सैलरी में तुम्हारा काम चल जाएगा। तो मेन पर्पस यही था कि मुझे अपनी आर्मी को सैलरी कम देनी पड़े, कम सैलरी में भी काम चला ले। इसलिए इसने मार्केट में ऐसा सिस्टम बना रखा था कि दाम इतने कम कर दो कि आर्मी का कम पैसों में ही गुजारा हो जाए, ठीक है। तो ही फिक्स्ड द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटी सो दैट अ सोल्जर विद अ वेरी लेस सैलरी could get those commodities at a cheap rate and could manage his family smoothly and peacefully। तो इसीलिए ये प्राइसेस को कम रखने में इतना इंटरेस्टेड था। तो ये सब हो सके, प्राइसेस ठीक हैं, कम हैं, कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा है, कोई दुकानदार ज़रूरत से ज़्यादा पैसे तो नहीं चार्ज कर रहा है। तो इन सब पे नज़र रखने के लिए इसने ऑफिसर का पोस्ट क्रिएट किया था, उसका नाम था साहाना अ मंडी। मंडी क्या है? मार्केट। साहाना यानी कि बॉस, बॉस ऑफ द मार्केट। तो जो जितने भी मर्चेंट थे, दिल्ली के शॉपकीपर्स थे, जो अगर कुछ बेचना चाहते थे तो उनको परमिशन लेनी होती थी गवर्नमेंट से। इस ऑफिसर से परमिशन लेनी पड़ती थी कि साहब हमको आलू और प्याज बेचना है, हमको परमिशन दे दो। तो परमिशन देते थे, फिर उनको बताते थे कि आलू इतने रुपए में बेचोगे, प्याज इतने रुपए में बेचोगे, अगर इससे ज़्यादा पैसे लिए तो जेल चले जाओगे। तो यही काम था साहाना मंडी का, ठीक। तो जिन लोगों के पास परमिशन होती थी, जो लोग ऑथराइज्ड मर्चेंट होते थे, सिर्फ वही बेच सकते थे, वही किसान से खरीद के लाके मार्केट में बेचते थे। किसान तो खुद आके मार्केट में नहीं बेचते थे ना, तो एक मर्चेंट्स होते थे, व्यापारी होते थे, वो जाते थे किसान से खरीदते थे और फिर जो प्राइस पहले से तय कर दी गई है उस पे लाके मार्केट में बेचते थे। तो यही सिस्टम था मार्केट कंट्रोल का। अगर कोई ज़्यादा पैसे लेता था, इफ़ द मार्केट हैड टू सेट एट फिक्स्ड प्राइस, तो ये जो मर्चेंट थे उनको फिक्स्ड प्राइस पे बेचना होता था, ज़्यादा पैसे चार्ज कर ही नहीं कर सकते थे। अगर कोई मर्चेंट बदमाशी करता था, कम तौलता था, कम तौल के देता था, मान लो कि तुमने किसी से 1 केजी सामान खरीदा, 1 केजी चावल खरीदा, उसने तुमको 900 ग्राम ही दिया, कम तौल के दिया, तो बाकी का 100 ग्राम उसके फ्लैश से निकलवा लेते थे। इतने क्रूएल थे ये लोग, मतलब चाहते थे कि मार्केट कंट्रोल पूरा ही बना रहे। तो अगर कोई कम तौलता था तो उसको तो लगभग ये लोग मार ही देते थे। 10 ग्राम कम तौला तो 10 ग्राम उसके शरीर से ही काट लेते थे। तो ब्लैक मार्केटिंग एंड होर्डिंग ऑफ ग्रेन्स वाज अ सीरियस क्राइम। कोई भी काला बाजारी नहीं कर सकता था, कोई भी सामान को जमा करके नहीं रख सकता था, ब्लैक मार्केटिंग, ठीक। तो नोटेबल पर्सन्स, नोबल ऑफिसर्स एंड अदर वेल टू डू पीपल हैड टू गेट परमिट्स। मान लो कि इसके जो नोबल थे वो कुछ महंगी चीज़ें खरीदना चाहते थे, जैसे घोड़ा या सोना चांदी, तो उसके लिए भी उनको परमिशन लेनी होती थी कि हम जा रहे हैं सोना चांदी खरीदने के लिए।
तो हमको प्लीज़ परमिट काट के दीजिए। कुछ भी महंगी चीज़ खरीद बिक्री सब का रिकॉर्ड राजा रखता था, सब का रिकॉर्ड शाहना मंडी यानी सुल्तान ने पूरा ही मार्केट कंट्रोल कर रखा था। ठीक है, तो इसका नतीजा क्या हुआ? एज अ रिजल्ट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी थ्रू आउट द रेंज, जब तक अलाउद्दीन राजा बना रहा बिल्कुल प्राइस स्टेबल रही, कंट्रोल में रही, महंगाई कंट्रोल में रही। अब ये ज़बरदस्ती प्राइसेस कम करवा देगा तो महंगाई तो बढ़ेगी ही नहीं ना। तो ये वॉज सच अ मतलब श्रीयूड पर्सन, इतनी स्ट्रैटेजीज ये लगाता था। तो इसकी रिवेन्यू पॉलिसी, तो अलाउद्दीन को एक वास्ट आर्मी खड़ी करनी थी, तो इसके लिए पैसे चाहिए ना, तो इसके लिए काफ़ी ध्यान देता था रिवेन्यू पॉलिसी पे। तो ही वांटेड टू एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम हिज सिटीजन्स एंड अदर्स। तो ये चाहता था, इसका मकसद ये था कि मैं अपने जनता और सोल्जर्स के इतने टैक्सेस लगाऊं, इतने पैसे उनके निकाल लूं कि उनमें हिम्मत ही ना रहे, कोई सोच ही ना पाए। जब आपके हाथ में पैसा ही नहीं रहेगा तो आप तो पूरा दिन उसी में बिजी रहोगे ना, तो आप तो कभी राजा के खिलाफ खड़ा होने की सोचोगे ही नहीं। आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप कैसे राजा के खिलाफ रिवोल्ट करोगे? तो इसका मेन मकसद यही था कि सबके पैसे इतने छीन लो, सबको इतना भिखारी बना दो कि कोई भी मेरे खिलाफ खड़ा होने की सोच ही ना सके। नो वन कुड इवन थिंक ऑफ रिवोल्टिंग अगेंस्ट हिम। तो इसने इसके पहले जो भी राजा आते थे वो एकता ग्रांट करते थे नोबेल को, जो इसके जमींदार होते थे उनको जमीन वगैरह दे देते थे कि ये लो जमीन, सैलरी के बजाय जमीन दे दिया करते थे अपने नॉवेल्स को। इसने कहा कि नहीं, ये सब नहीं चलेगा। इसने सारी जमीनें और गिफ्ट वापस ले लिए, क्योंकि इसका मकसद था कि सबको भिखारी बना दो। जो इसके ऑफिसर्स थे उनको भी ये भिखारी बना के रखना चाहता था। जब ताकत ही नहीं होगी, पैसे ही नहीं होंगे, तो कोई मेरे खिलाफ लड़ने की सोचेगा ही नहीं। यही इसकी पॉलिसी थी। इसके बारे में ये याद रखना कि ही फिक्स द लैंड रिवेन्यू एट 50% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस फॉर हिंदूज। तो हिंदूज से काफ़ी नफरत करता था, तो हिंदूज जितना भी प्रोड्यूस करते थे उसका आधा ये टैक्स में ले लेता था। यानी अगर कोई 200 केजी चावल उगाता था तो 100 केजी तो राजा ही ले लेता था। सोचो, मतलब भिखारी बना के रखना चाहता था ये हर किसी को। लेकिन मुस्लिम्स के तरफ ये थोड़ा लीनियंट था, तो मुस्लिम से बस ये 1/4 लेता था, जबकि हिंदुओं से हाफ लेता था। तो अब देखो, कल को अगर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है कि कितने % लेता था, तो आपको 50% ही लिखना है। वहाँ आप हिंदू मुस्लिम नहीं कर सकते। तो जो एक्सेप्टेड आंसर है, जो सदियों से चला आंसर्स है, वो है 50%। लेकिन जबकि असलियत ये है कि मुस्लिम्स को ये छूट देता था। ये बात बतानी ज़रूरी है। तो एक नया टैक्स इसने इंट्रोड्यूस किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका नाम था खराज टैक्स। खराज टैक्स, जो मैंने अभी आपको बताया 50%, जितना पैदा करोगे उसका आधा तो राजा ही ले लेगा। तो 50% खराज टैक्स लगता था किस चीज़ पे? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे, यानी धान, चावल, ठीक है, सब्जी वगैरह, वो जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसका 50% एज अ टैक्स, आधा एज अ टैक्स ले लिया जाता था। तो ये क्वेश्चन कई बार इनडायरेक्टली पूछा गया है कि किस सुल्तान के ज़माने में टैक्स जो है सबसे ज़्यादा था। तो आंसर अलाउद्दीन खिलजी। तो कितना था? तो हाफ या 50%। ठीक। तो अलाउद्दीन ने क्या किया था कि ही एलिमिनेटेड द इंटरमीडियरी हिंदू रूरल चिप्स। तो उस वक्त क्या होता था, राजा तो दिल्ली में बैठता है, अब उसको जौनपुर तो जाएगा नहीं टैक्स वसूलने, तो छोटे छोटे लोकल चीफ्स हुआ करते थे ना, तो मेजॉरिटी हिंदू ही थे, क्योंकि उस वक्त तो इतने इस्लाम, अभी तो ये आए ही थे इंडिया में, तो अभी उतनी मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं थी इंडिया की। ठीक है, तो इतने जो रूरल चीफ्स थे वो तो मेजॉरिटी हिंदू ही थे। तो ये हिंदुओं से इतनी नफरत करता था कि उन छोटे छोटे चीफ्स को भी उनके पोजीशन से हटा दिया और डायरेक्टली टैक्स वसूलने लगा। ये खुद अपने सोल्जर्स को भेजता था और ये कहता था कि मुझे किसी जमींदार वगैरह इस तरह के बिचौलियों की ज़रूरत नहीं है टैक्स कलेक्ट करने के लिए, मेरे सोल्जर्स खुद ही जाके डायरेक्टली टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हाउएवर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर, जो इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेजर्स इसने जो रिफॉर्म किया वो ये था कि इसने ज़मीनों को नपवाया। मतलब ये डिसाइड कर पहले ही कर लेता था कि इतनी बड़ी ज़मीन है तो इतना टैक्स आपको देना होगा। मतलब ज़मीन के साइज पे डिपेंड करता था कि आप क्या टैक्स दोगे, क्योंकि अगर आपके पास ज़मीन है उस पर धान आप उपजा रहे हो तो ज़मीन को ही मेज़र करके ये लोग डिसाइड कर देते थे कि इतनी बड़ी ज़मीन, इसका आधा टैक्स आप दोगे। ठीक है, बट इसकी प्रॉब्लम क्या थी कि ये जो आप ज़मीन वगैरह की नापने वाला सिस्टम देख रहे हो,
ये बस दिल्ली और उसके आसपास के एरिया में ही ये अप्लाई कर पाया था, ये पूरे अपने किंगडम में नहीं कर पाया था। इसकी किंगडम तो बहुत बड़ी थी ना, बंगाल से लेके मुल्तान तक, लेकिन ये पूरे किंगडम में ये सारी सिस्टम्स नहीं थी, बस दिल्ली और उसके आसपास के एरिया की कहानी है ये। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि इसने अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन को सारे रूरल चीफ्स वगैरह को हटा दिया ताकि कोई रिवेलियन ही ना हो सके। ठीक, तो आइए अब इसके कुछ मिलिट्री रिफॉर्म्स के बारे में हम समझ लें। तो अलाउद्दीन, जैसा कि आपको पता है कि ही वॉज बेंट अपॉन टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग परमानेंट आर्मी एट दी सेंटर, क्योंकि सिकंदर बनना चाहता था। तो इसका मकसद था कि मेरी आर्मी बहुत बड़ी हो जाए, परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी। मतलब ऐसा नहीं है कि जब ज़रूरत पड़ी तब मैं अपनी आर्मी को जमा करूँ, ऐसा नहीं है। ये चाहता था कि सालों भर मेरे पास एक परमानेंट आर्मी हो जिसको मैं जब चाहूँ तब यूज़ करूँ। तो इसके पहले वाले जो सुल्तान हैं उनके पास परमानेंट आर्मी नहीं हुआ करती थी। मतलब उनको जब ज़रूरत पड़ती थी वो अपने नॉवेल्स को, प्रोविंशियल नॉवेल्स, प्रोविंसेस थे ना, उनको कहते थे, वो अपनी छोटी छोटी आर्मीज लेके दिल्ली पहुंचते थे। दिल्ली में सबकी आर्मी जमा होती थी, तब जाके सल्तनत की आर्मी बनती थी। मतलब एज सच सुल्तान के पास अपनी कोई आर्मी हुआ नहीं करती थी। लेकिन अलाउद्दीन को था कि मेरी एक खुद की पर्सनल आर्मी होनी चाहिए, मुझे किसी और से आर्मी उधार ना लेनी पड़े। तो ये अपॉइंटेड एन आर्मी मिनिस्टर, द टाइटल वॉज अरीजे ममालिक। तो ये पोस्ट हुआ करती थी ना आर्मी मिनिस्टर की। तो ये पहले भी, ये खुद भी आर्मी मिनिस्टर रह चुका था, इसके चाचा ने इसको बनाया था। तो इसी पोस्ट को इसने काफ़ी इम्पोर्टेंस, काफ़ी पावरफुल बना दिया कि तुम मेरे लिए डायरेक्ट सोल्जर्स को रिक्रूट करो, मुझे किसी और से उधार नहीं लेनी आर्मी, मुझे तुम मेरी अपनी आर्मी बना के दो। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस ऑफिसर की, अरीजे ममालिक की, ये रिक्रूट वगैरह करता था। तो दी सोल्जर्स, जो इसके सोल्जर्स थे, उनको काफ़ी अच्छी क्वालिटी के घोड़े और आर्म्स दिया जाता था और पैसे जो हैं कैश में दिए जाते थे। ठीक है, कुछ ज़मीन वगैरह नहीं दी जाती थी, कैश में सैलरी लो और काम करो, ज़मीन वमीन सब राजा की। ठीक है, और इसने दाम तो कम करवा ही रखे थे मार्केट में। इसके दो रिफॉर्म्स बहुत फेमस हैं। तो इसने सबसे पहले क्या किया था, ये जो हुलिया या चेहरा, तो एक तरह से कार्ड की तरह था कि इसने अपने हर सोल्जर्स की डिस्क्रिप्शन बनवा रखे थे कि किसके कान के नीचे मस्सा है तो किसके हाथ पे निशान है, ताकि इंसान की पहचान हो सके। ऐसा इसने क्यों करवाया, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कौन ट्रेनिंग पे आता है, कौन नहीं आता है। एक तरह से आइडेंटिटी कार्ड, जैसे आज हमारे पास आधार कार्ड है ना, तो वैसा ही इसने उस टाइम का एक आधार कार्ड ही आप मान लो, डिस्क्रिप्टिव रोल, उसको बोलते थे हुलिया या चेहरा। जो दूसरी रिफॉर्म इसने कराई थी वो थी दाग सिस्टम। तो ये अपने घोड़ों पे दाग लगवा देता था, मुहर लगवा देता था, गर्म लोहे की मुहर, ताकि इसके जो घोड़े हैं वो जनरली पब्लिक यूज ना कर सके। मतलब जो रॉयल राजा के घोड़े जो हैं उनको आसानी से पहचाना जा सके। ठीक है, और कोई भी उन घोड़ों को रिप्लेस ना कर सके, क्योंकि तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के घोड़े अपने सोल्जर्स के लिए यूज़ करता था। तो सोल्जर्स ऐसा भी तो कर सकते थे ना कि उन घोड़ों को ले जाके मार्केट में बेच दें। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए घोड़ों पे दाग लगा देता था। तो जिस घोड़े पे दाग लगा हुआ है इसका मतलब है कि वो राजा का घोड़ा है। तो आप याद रखना, ये हुलिया और दाग अलाउद्दीन ने इंट्रोड्यूस किए थे, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक, और ये तो मैंने आपको बताया ही कि इसने मंगोलों से लड़ने के लिए ही अपने बहुत सारे किले बनवाए थे फ्रंटियर बॉर्डरिंग एरियाज में, मुल्तान में, पंजाब में, और सालों भर वहाँ पे सोल्जर्स को खाना, सप्लाई और आर्म, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता था कि मंगोल आए उनको देखते ही वहीं पे मारो, उनको दिल्ली तक पहुँचने ही मत दो। वहीं पे फोर्ट बना दिए थे इसने बॉर्डरिंग एरिया में। सालों भर सैनिक वहाँ पे रहते थे, उनका खाना वहाँ पे रहता था, किले के अंदर ही खाना है, किले के अंदर ही गोला बारूद जो चाहिए, लेकिन किले में ही रहना है। और इसने स्पाई सिस्टम और न्यूज़ रिपोर्टर्स का सिस्टम बना रखा था ताकि इसको पूरी आर्मी की हमेशा मूवमेंट की जानकारी मिल सके कि कहीं कोई मेरे खिलाफ तो नहीं कर रहा, ट्रेनिंग सही से चल रही है कि नहीं, फोर्ट जो किले मैंने बनवा रखे हैं वहाँ पे सैनिक हैं कि नहीं, भाग तो नहीं गए। तो इन सब चीज़ों की जानकारी इनको इसके स्पाइस के ज़रिए मिलते रहती थी और न्यूज़ रिपोर्टर्स के ज़रिए मिलते रहती थी। इसकी रिलीजियस पॉलिसी, तो ये हिंदुओं को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, ये सारे हिस्टोरियंस इस बात पे एग्री करते हैं। तो अलाउद्दीन पॉलिसी टुवर्ड्स हिंदूज वाज मोटिवेटेड बाय इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एज वेल एज रिलीजियस कंसिडरेशन। तो इसके कई रीजन थे कि हिंदुओं को पसंद नहीं करता था। एक तो उनको ये गरीब बनाना चाहता था, उनसे उनकी ताकत छीनना चाहता था,
और ये चाहता था कि वो सब इस्लाम कबूल कर लें। ये सब फैक्ट है इसके बारे में। तो इसने हिंदुओं को मजबूर किया था ये जजिया नाम का टैक्स देने के लिए। तो जजिया टैक्स सिर्फ नॉन मुस्लिम्स भरते थे, और हिंदुओं से जो है उनकी 1/2 ऑफ दी, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जितना भी वो पैदा करते थे अपने खेतों में, उसका आधा तो ये सुल्तान ही ले लिया करता था। और इसने अपने जो एडवाइजर्स को कह रखा था कि हिंदुओं को बर्बाद करना है मुझे। तो इसने क्या किया था कि जो छोटे छोटे हिंदू जमींदार हुआ करते थे, जो गांवों से टैक्स कलेक्ट करके सुल्तान के खजाने में भेजते थे, उन सब को उनके पोजीशन से हटा दिया। उसने कहा कि ये सब नहीं चाहिए, एक भी हिंदू नहीं चाहिए, मतलब किसी भी हिंदू को पावर मिलनी ही नहीं चाहिए, कोई भी पोजीशन उनको दो ही मत। उनको इतना गरीब बना दो, इतना गरीब बना दो कि ये सब कभी मेरे खिलाफ खड़े होने की सोचे भी नहीं। ठीक है। तो ही वॉज वेरी इंटॉलरेंट टुवर्ड्स हिंदूज। तो ही ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो इसके ज़माने में क्या आर्ट एंड आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट हुए वो भी हम देख लें। तो कौन कौन सी बिल्डिंग्स बनाई अलाउद्दीन ने। तो इसने हजरत निजामुद्दीन औलिया का मकबरा इसने बनवाया। अलाई दरवाज़ा, अच्छा ये देखो, ये याद रखने की एक टेक्निक मैं आपको बता देता हूँ। अलाउद्दीन का अलाई, तो इसने कई मॉन्यूमेंट्स बनवाए जिसका नाम अलाई रखा। अलाई, अलाउद्दीन के नाम से निकला है अलाई। तो अलाई दरवाजा अलाउद्दीन, अलाई मीनार अलाउद्दीन। ठीक है। तो और सीरी फोर्ट तो आप जानते ही हो कि अलाउद्दीन ने ही बनवाया था। सीरी नाम क्यों रखा, क्योंकि इसमें मंगोलों का सर काट काट के डाल दिया, इसलिए सीरी। तो अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड दी हौज आलाई, पहले इसका नाम था हौज आलाई। तो आलाई पूछेंगे तो अलाउद्दीन, लेकिन बाद में इसका नाम बदल के हो गया हौज खास, जो कि आज आप कभी अगर आप दिल्ली जाओगे तो आप देखोगे कि हौज खास काफ़ी बड़ा एरिया है, काफ़ी ब्यूटीफुल एरिया है। तो इट इज़ बेसिकली अ लेक विच कवर्ड एन एरिया ऑफ 70 एकर्स। इसके बारे में एक और चीज़ आप फेमस है कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि आमिर खुसरो नाम के जो बहुत फेमस पोएट हैं, पर्शियन उर्दू में लिखते थे, तो वो इसके कोर्ट के ही पोएट थे। वैसे तो ये काफ़ी अलग अलग सुल्तानों के लिए काम कर चुके थे आमिर खुसरो, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ताकत या सबसे ज़्यादा फेम मिली वो अलाउद्दीन के साथ रह के ही मिली आमिर खुसरो को। अब भाई राजा फेमस होगा तभी तो उसका पोएट फेमस होगा। तो अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में काम करने के लिए हम आज आमिर खुसरो को जानते हैं। सो आमिर खुसरो वॉज अ सूफी मिस्टिक एंड ए डिसाइपल ऑफ निजामुद्दीन औलिया। तो ये सारे अलाउद्दीन खिलजी के ही पैट्रोनेज में थे, निजामुद्दीन औलिया, आमिर खुसरो। तो खुसरो इज क्रेडिटेड विद द इन्वेंशन ऑफ सितार। तो इस आमिर खुसरो को एक क्रेडिट दिया जाता है कि सितार को उसने ही इन्वेंट किया। तो ये आप याद रख लो, कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आमिर खुसरो इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ कव्वाली। ठीक है। तो आमिर खुसरो इज ऑल्सो नोन एज तूतीय हिंद। तूतीय हिंद और पैरेट ऑफ इंडिया। तूती मतलब क्या, पैरेट। तो अलाउद्दीन के आखिरी दिन कैसे गुजरे ये भी हम जान लें। तो अलाउद्दीन पास्ट हिज लास्ट डेज इन मिसरी एंड डिसअपॉइंटमेंट। उसके आखिरी दिन काफ़ी बुरे गुजरे, क्योंकि देखो इतनी लड़ाइयाँ वो लड़ चुका था, मंगोलों से लड़ता था, देवागिरी जाता था, हमेशा तो लड़ता ही रहता था। तो उसका शरीर इन सब चीज़ों का लोड नहीं ले पाया, वो कमज़ोर होता चला गया। भले ही उसकी उम्र उतनी नहीं थी, लेकिन उसके शरीर में इतने जख्म हो गए कि वो कमज़ोर होता चला गया। तो अलाउद्दीन ऑल्सो सफर्ड फ्रॉम एन इलनेस। उसको एक बीमारी हो गई थी, कौन सी बीमारी थी ये नहीं पता, लेकिन काफ़ी गंभीर बीमारी हो गई थी और उसको समझ में आ गया था कि मैं ज़्यादा दिन तो बचूंगा नहीं। तो ही बिकेम वेरी डिस्ट्रस्टफुल ऑफ हिज ऑफिसर्स। तो उसके आसपास के जो ऑफिसर्स थे उस पर उसका भरोसा उठ गया था। उसको लगता था कहीं कोई मुझे मार न दे, अब मैं इतना कमज़ोर हो गया हूँ। तो ही स्टार्टेड कंसंट्रेटिंग ऑल द पावर्स इन द हैंड्स ऑफ हिज फैमिली एंड स्लिप्स। उसको ये बात समझ में आ गई थी कि मेरा तो टाइम अब ख़त्म हो गया, तो अब मैं कभी भी मर सकता हूँ। तो इसलिए उसने क्या किया, उसने अपनी जो सारी पावर है वो अपने फैमिली मेम्बर्स और स्लेव्स, मलिक काफूर जैसे लोगों के हाथ में कंसंट्रेट करनी स्टार्ट कर दी। तो उसकी जो बीवी थी, पत्नी थी मलिकाए जहान, ये उसके चाचा की बेटी थी, तो और उसका बड़ा बेटा खिज्र खान, इन दोनों ने उसको नेग्लेक्ट कर दिया। अलाउद्दीन के हेल्थ पे कोई ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है। और ये दोनों खुद ही अपनी लाइफ में बिजी रहते थे, मतलब फिजिकल प्लेजर्स वगैरह में, तो दे वर बिजी। तो इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया अलाउद्दीन की तरफ। तो अलाउद्दीन ने क्या किया, अलाउद्दीन ने मलिक काफूर, इसने मलिक काफूर को साउथ इंडिया भेज रखा था ना, साउथ इंडिया को लूटने के लिए।
तो मलिक काफूर को बोला कि नहीं नहीं, अब तुम वापस आ जाओ, मेरे मरने का टाइम आ गया है, मुझे किसी पे भरोसा नहीं, मुझे सिर्फ तुम पे भरोसा है। तो मलिक काफूर को इसने साउथ इंडिया से बुला लिया था। तो जब मलिक काफूर दिल्ली पहुंचा, उसने देखा कि अरे अलाउद्दीन खिलजी की हालत तो इतनी खराब है, तो कभी भी मर जाएगा। तो उसने भी कोशिश करी कि क्यों ना मैं खुद अपने लिए गद्दी कब्जा कर लूं, पर वो ऐसा कर नहीं पाया, ठीक है, क्योंकि खिज्र खान, उसकी बीवी और बच्चे, मतलब ऐसा होने नहीं दिया उन्होंने। तो इसने क्या किया, मलिक काफूर ने कोशिश की कि मैं गद्दी हथिया लूं, लेकिन उसकी बीवी मलिकाए जहान और उसके बेटे खिज्र खान ने मलिक काफूर को रोक दिया, करने नहीं दिया। तो मलिक काफूर ने राजा के कान भर दिए, अलाउद्दीन खिलजी को कन्विंस कर दिया कि तुम्हारी बीवी और तुम्हारा बेटा तो तुम्हें जहर देके मारना चाहता है। अलाउद्दीन खिलजी को कन्विंस कर दिया। और अलाउद्दीन खिलजी तो इसके प्यार में पागल था, अपनी बीवी के प्यार में पागल नहीं था, वो मलिक काफूर के प्यार में पागल था, तो उसकी बातों पे ब्लाइंडली भरोसा कर लेता था। तो इसने क्या किया कि अपनी बीवी और अपने बच्चे को ही जेल में डलवा दिया। वो कन्विंस हो गया कि ये लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए मेरी तबीयत खराब है। तो अपनी बीवी मलिकाए जहान और अपने बेटे खिज्र खान को जेल में बंद करवा दिया। और मतलब कुछ ही दिन के बाद जलालुद्दीन की तबीयत तो खराब थी ही, वो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहा। मलिक काफूर के आने के 6 महीने के बाद ही वो मर गया। सो ही डाइड ऑन 4 जनवरी 1316। ये डेट याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं, आप ईयर चाहो तो याद रख लो, 1316 में मर गया जलालुद्दीन। तो जलालुद्दीन के मरने के बाद अगले दिन मलिक काफूर ने उसकी बॉडी निकाली, पैलेस से ले जाया, बाहर ले गया और जामा मस्जिद के पास एक एरिया है, वहां पे दफना दिया। उस वक्त जामा मस्जिद बनी नहीं थी, लेकिन आज अगर वो जगह कोई पूछेगा तो जामा मस्जिद के पास ही है वो जगह, वहां पे दफना दिया। लेकिन कोई डेफिनेटली नहीं जानता है कि अलाउद्दीन खिलजी की कब्र कहाँ पे है, मतलब ये बिल्कुल गुमनाम है, इसकी कब्र का पता ही नहीं है, ठीक है। तो मलिक काफूर खिज्र खान को तो पसंद नहीं करता था, खिज्र खान बड़ा बेटा था अलाउद्दीन खिलजी का। तो इसने क्या किया, उसके दूसरे बेटे, सौतेले बेटे सिहाबुद्दीन को, क्योंकि मलिक काफूर चाहता था कि मैं खुद पावर अपने हाथ में रखूं, तो इसलिए उसने खिज्र खान को जेल में डाल दिया और उसके सौतेले भाई यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के दूसरे बेटे सिहाबुद्दीन को गद्दी पे बिठा दिया, ठीक है। तो लेकिन मलिक काफूर भी कुछ दिनों के बाद मारा गया, क्योंकि सबको समझ में आ गया कि कहीं मलिक काफूर तो गद्दारी नहीं कर रहा, मलिक काफूर खुद के लिए तो गद्दी नहीं हथियाना चाहता। तो जो अलाउद्दीन का बेटा था खिज्र खान और उसके जो रॉयल नॉवेल्स थे, उसके जो वफादार नॉवेल थे, उन्होंने मिलके मलिक काफूर को मार दिया, ठीक। तो अब हमको देखना है कि अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद क्या हुआ, मतलब उसके सक्सेसर्स आए। एक सक्सेसर का नाम तो आपने देख लिया, सिहाबुद्दीन, तो हम बाकी सक्सेसर्स का भी देखते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद मलिक काफूर ने उसके 6 साल के छोटे बच्चे सिहाबुद्दीन को गद्दी पे बिठा दिया। बच्चे को क्यों बिठाते हैं, ताकि सारी ताकत एक्चुअली मलिक काफूर के पास ही रहे, बच्चे के पास दिमाग तो है नहीं। लेकिन कुछ दिनों के बाद मलिक काफूर को भी मार दिया नॉवेल्स ने, बेसिकली खिज्र खान के लोगों ने। तो अलाउद्दीन का जो दूसरा बेटा था, कई बेटे होते थे ना, तो अलाउद्दीन का एक और बेटा था मुबारक शाह। देखो मलिक काफूर मरा है, सिहाबुद्दीन नहीं मरा है। तो मलिक काफूर के मरने के बाद, क्योंकि ये तो सुल्तान ऑलरेडी था, बन चुका था, तो इसके दूसरे सौतेले भाई मुबारक शाह ने मलिक काफूर की जगह ले ली। उसने कहा कि आज से मलिक काफूर की जगह मैं तुम्हारा गार्जियन हूँ, ठीक है। तो इसने क्या किया, मुबारक शाह ने कुछ दिनों तक तो ये गार्जियन बना रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद इसने अपने भाई को हटा दिया गद्दी से और खुद राजा बन गया मुबारक शाह। तो मुबारक शाह ने फिर अगले 4 साल तक राज किया। इन सब से कभी क्वेश्चंस वगैरह नहीं आते हैं, इसलिए यू डोंट नीड टू पे दैट मच अटेंशन। तो मुबारक शाह 4 सालों तक जो रहा, वो पूरा अपनी लाइफ के प्लेजर्स, शराब पीना, डांस देखना, इन्हीं सब चीज़ों में बिजी रहा, ठीक है। तो इसका एक गे पार्टनर था खुसरो खान, इसका बेसिकली एक स्लेव था, तो ये गे पार्टनर था इसका खुसरो खान, तो उसके साथ ये काफ़ी बिजी रहता था। इसके बारे में एक चीज़ फेमस है कि इसकी राइवलरी थी, निजामुद्दीन औलिया को ये बिल्कुल पसंद नहीं करता था, जबकि अलाउद्दीन खिलजी वगैरह काफ़ी इज्जत करते थे निजामुद्दीन औलिया की, लेकिन इसकी दुश्मनी चलती थी निजामुद्दीन औलिया से। तो मुबारक खान ये जो है, ये अलाउद्दीन खिलजी का ही बेटा था, इसने अपने छोटे भाई को हटा के गद्दी हथियाई थी, इसके साथ भी बुरा हुआ। तो मुबारक खान को उसके ही गे पार्टनर, ये जो खुसरो खान है जो उसका गे पार्टनर था, उसने ही मार दिया 320 में, ठीक है। और खुद खुसरो खान गद्दी पे बैठ गया।
तो खुसरो खान वॉज बेसिकली अ हिंदू कन्वर्ट, एक हिंदू था जो कि इस्लाम उसने कबूल कर लिया था, ठीक। तो हु गॉट दी होल ऑफ खिलजी डायनेस्टी मर्डर्ड। तो इसने क्या किया, मुबारक खान को तो मारा ही, मुबारक खान के सारे रिश्तेदार नातेदार सब पूरे खिलजी खानदान को ही खत्म कर दिया, ठीक। लेकिन ये खुद भी बहुत ज़्यादा दिनों तक रूल नहीं कर पाया, ये भी बहुत जल्द ही मर गया, ठीक। खुसरो खान भी बहुत ज़्यादा दिनों तक रूल नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि कुछ ही महीनों के बाद गाजी मलिक नाम का एक मिलिट्री जनरल इसको हरा देता है और इसको मार देता है। अब ये गाजी मलिक कौन है? तो इस गाजी मलिक का एक्चुअल नाम था गयासुद्दीन तुगलक, और इसने खुसरो खान को मारा था 1321 में। तो इस तरह खिलजी डायनेस्टी की कहानी हो जाती है ख़त्म। और ये जो गाजी मलिक है ये अब अपनी नई डायनेस्टी स्टार्ट करेगा जिसको कहते हैं तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। तो इस तरह आप देख रहे हो कि एक के बाद एक डायनेस्टीज आती चली जा रही हैं दिल्ली सल्तनत पे। तो अभी तक हमने दो डायनेस्टीज का देख लिया, एक स्लेव डायनेस्टी और दूसरी खिलजी डायनेस्टी। आगे के वीडियोस में हम बाकी बची हुई डायनेस्टीज भी कवर करेंगे।